हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 36 तक सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 37 से आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाए, समझा जाए, बनाया जाए और इस तरीके से आगे बढ़ा जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37, अ पियानो वायर weighing 6 gram and having length of 90 centimeter emit a fundamental frequency corresponding to 261.63 hertz. Find the tension in a string. ओके तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है ये देखिए। यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रिंग का मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6 ग्राम, और लेंथ दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। इसका मतलब है कि आपको यहाँ से लीनियर मास डेंसिटी का वैल्यू मिल गया 6 ग्राम, तो इसको मैं केजी में कन्वर्ट कर देता हूँ, और 90 सेंटीमीटर -2 कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से यदि आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ गया 2/3 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, ये आ गया केजी पर मीटर। ये लीनियर मास डेंसिटी मिल गया आपको, और इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 261.63 हर्ट्ज। ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यदि दो स्ट्रिंग को यदि दो इंड पे ऐसे कनेक्ट कर दिया जाए तो उस केस में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो के शुरू में ही बताया था कि इस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है C/2L। यदि nth हार्मोनिक हो रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा NC/2L। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी होता है। तो भाई यहाँ पे आप लिख सकते हो ना 1/2L, और इसको लिख सकते हो √T/μ। म्यू का वैल्यू मैंने हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, और फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है वो दिया है 261.63। तो यहाँ पे 261.63 हो गया, और ये हो गया 1/2 इंटू L के जगह पे मैं 90 इंटू 10⁻⁻² पुट कर देता हूँ, और यहाँ पे हो गया √T/μ, और म्यू के जगह पे आप 2/3 इंटू 10⁻² लिख दें, क्योंकि ये 2 इंटू 10⁻⁻² है, तो ये 2/3 इंटू 10⁻² हो जाएगा, और इस तरीके से आप पुट कीजिएगा तो टर्म आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर देना है, इसको स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पे आ गया 261.63 इंटू 2 इंटू 90 इंटू 10⁻⁻², ये आ जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू √3t इंटू 10⁻²/2। कुछ ऐसा आ जाएगा। अब इसको स्क्वायर कर देना है और सॉल्व कर लेना है टेंशन का वैल्यू। ठीक है, आप यहाँ पे 180 कर सकते हैं और इसको 1.8 लिख सकते हैं, मीन्स 261.63 इंटू 1.8 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3t इंटू 10⁻²/2। यहाँ पे जब आप टेंशन निकालिएगा तो ये आ जाता है 1.1477 के आसपास आएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेट 1480 के करीब है। तो ये फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये न्यूटन जो है इतना टेंशन इन स्ट्रिंग हो जाएगा 1480 के आसपास। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1480 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा जा रहा है, इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ। और 38 में कहा जा रहा है सोनोमीटर वायर हैविंग अ लेंथ ऑफ 1.5 मीटर बिटवीन द ब्रिज वाइब्रेट इन सेकेंड हार्मोनिक। सेकेंड हार्मोनिक में ये वाइब्रेट कर रहा है, और सोनोमीटर वायर, सोनोमीटर को यदि आप समझे होंगे, जानते होंगे, तो आप जानते हैं कि वहाँ पे भी दो फिक्स इंड वाला ही कॉन्सेप्ट लगता है। तो यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू C/2L फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए, और nth हार्मोनिक के लिए आप n इंटू C/2L, या nth मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए n इंटू C/2L आप लिखेंगे। तो यदि आप ये जान रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, लेंथ दिया है 1.5 मीटर, और ये सेकेंड हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द वायर। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो है यहाँ पे
एन सी बाई 12 वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो सेकेंड हार्मोनिक में है तो ये हो जाएगा सी बाई एल, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दिया हुआ है आपका 256 हर्ट्ज। ठीक है, तो आपको स्पीड कैलकुलेट करना है जैसा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है और 1.5 मीटर है तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5 इंटू 256। ठीक है, तो ये आ गया 3/2 इंटू 256। ठीक है, तो यहाँ से अब आप स्पीड कैलकुलेट कर लीजिए तो c का वैल्यू आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट कितने के बराबर आएगा, 384 मीटर पर सेकेंड के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्पीड आ गया 384 मीटर पर सेकेंड, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 38 बन चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 39 में चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को कैसे सॉल्व किया जाए। ये भी वैसा ही है, टेंशन इन स्ट्रिंग 90 न्यूटन। देखिए क्वेश्चन में 39 को पहले मैं पढ़ता हूँ फिर बनाता हूँ इसको। द लेंथ ऑफ वायर सोन इन फिगर बिटवीन द पुल्ली इज 1.5 मीटर, लेंथ दिया हुआ 1.5 मीटर एंड इट्स मास इज 12 ग्राम। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन विथ विच द वायर वाइब्रेट इन 2 लूप। यहाँ भी 2 लूप है, यहाँ भी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू C/L के बराबर हो जाएगा। हैविंग द मिडिल पॉइंट ऑफ द वायर बिटवीन द पुल्ली एट रेस्ट। बिल्कुल ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये पुल्ली है, ये पुल्ली है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। ठीक है, कुछ ऐसा वेव पल्स जनरेट होगा, ये एक जनरेट हो गया। ठीक है, मिडिल वाला पॉइंट जो है वो रेस्ट में रहेगा, है ना। तो देखिए एक ऐसा, ये मिडिल वाला पॉइंट है, रेस्ट में रहेगा। यहाँ पे 2 लूप बन रहे हैं। ठीक है, इधर से टेंशन जो स्ट्रिंग में है वो 90 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। इधर से भी 90 न्यूटन, इधर से भी 90 न्यूटन, ये टेंशन के बराबर हो जाएगा। ये मिडिल पॉइंट रेस्ट में रहेगा और ये लूप इस तरीके से वाइब्रेट करेगा सेकेंड फ्रीक्वेंसी में। और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू इसके लिए भी वही होगा C/L, जो कि 38 के लिए हुआ था। ये क्वेश्चन में 38 था, ये 39 है जो मैं बना रहा हूँ अभी। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू C/L हो जाएगा। और यहाँ पे मास दे रहे हैं, द लेंथ ऑफ द वायर सोन इन फिगर बिटवीन द पुल्ली इज 1.5 मीटर एंड इट्स मास इज 12 ग्राम। तो यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी आप निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 12 इंटू 10⁻³ बाई 1.5 मीटर है। ठीक है, तो ये कितने से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, है ना। तो ये आ गया 8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर, ये आ चुका है। लीनियर मास डेंसिटी आ चुका है। अब लीनियर मास डेंसिटी यदि आपको पता चल चुका है तो आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, क्योंकि आपको टेंशन इन स्ट्रिंग भी पता है। और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा C/L, क्योंकि सेकेंड हार्मोनिक में तो 2/2 कैंसिल आउट हो जाएगा C/L, तो ये हो जाएगा 1/L√100T/μ। ठीक है, तो 1/L और लेंथ का जो वैल्यू है ये 1.5 मीटर के बराबर है। T का जो वैल्यू वो 90 है और हम लोगों ने अभी म्यू का वैल्यू कैलकुलेट किया है जो कि है 8 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि आ जाएगा 1/1.5। तो इसको मैं 2/3 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये 10⁴ हो जाएगा और 3 इंटू 10⁻² आएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा और √2 आ जाएगा, कुछ ऐसा आएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा 100/√2, 100/1.4 हर्ज, ये आंसर आएगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 39 है। ये अप्रॉक्सीमेट कितने के बराबर आएगा, 70 हर्ज के बराबर आ जाएगा। ये 70 हर्ज के आसपास आ जाएगा। ये फाइनल आंसर है इसका। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 39 भी आपका सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए क्या कहा जा रहा है, यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 40 को भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा जा रहा है, अ 1 मीटर लॉन्ग स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग हैविंग मास ऑफ 40 ग्राम इज अटैच्ड टू द ट्यूनिंग फॉर्क
द fork vibrate at 128 Hz in direction perpendicular to the string. What should be the tension in the string if it is to be vibrate in 4 loop? 4 loop, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा. फ्रीक्वेंसी का वैल्यू नंबर ऑफ लूप के लिए NC/12 होता है, या nth हार्मोनिक के लिए यही होता है. ठीक है, तो इस केस में क्या कर रहा है, 4 लूप में ये वाइब्रेट कर रहा है, तो 4C/12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2C/L. ठीक है, ओके. और आपको कैलकुलेट क्या करने के लिए कहा जा रहा है, व्हाट शुड बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग. ठीक है, 1 मीटर लेंथ है, 40 ग्राम, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आप 128 पुट कर दें. ठीक है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 128 पुट कर दें, और आपको टेंशन इन स्ट्रिंग निकालना है, तो सारा का सारा इक्वेशन दिया हुआ है 2/L, और लेंथ का वैल्यू कितने के बराबर हो गया, 1 मीटर है ना, मीटर स्केल है, मीटर स्ट्रिंग है, और C का वैल्यू हो जाएगा T बाई टेंशन इन स्ट्रिंग बाई लीनियर मास डेंसिटी. तो यहाँ पे मास लीनियर मास डेंसिटी हो गया 40 ग्राम, 40 × 10⁻³ और मास हो गया 40 × 10⁻³ और लेंथ 1 मीटर ही है, मतलब मास जो है इसका यही लीनियर मास डेंसिटी हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज़ है, फिर से इंटीग्रेट करना है, ये स्क्वायर करके कैलकुलेट कर लेना है. 64 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, इंटू 40 × 10⁻³ हो जाएगा, एंड दैट विल बी टेंशन इन स्ट्रिंग. इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है. ठीक है, तो टेंशन इन स्ट्रिंग 64 का स्क्वायर इंटू 40 × 10⁻³ आ जाएगा. ये क्वेश्चन नंबर 40 था, और जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये अप्रॉक्सीमेट 140 के करीब आएगा. टेंशन का वैल्यू 140 न्यूटन के बराबर आ जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है. आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 64 का स्क्वायर. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते. ये क्वेश्चन नंबर 40 था. अब ये अप्रॉक्सीमेट 140 नहीं आएगा, वे 165 के करीब आएगा. ठीक है, 165 न्यूटन के करीब आएगा. ओके, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आए यही फाइनल आंसर है. 165 न्यूटन के करीब आ जाएगा ये क्वेश्चन का आंसर. देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 40 था. क्वेश्चन नंबर 40 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में. देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, अ वायर फिक्स्ड एट बोथ एंड इट्स सीन टू वाइब्रेट एट रेजोनेट फ्रीक्वेंसी 240 Hz and also at 320 Hz. What could be the maximum value of fundamental frequency? तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आप ये समझिए कि एक फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है 41 में, अ वायर फिक्स्ड एट बोथ एंड. ठीक है, बोथ एंड है तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू NC/12, यही फॉर्मूला लगना है. वाइब्रेट एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 240 Hz एंड ऑल्सो 320 Hz. ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं फ्रीक्वेंसी का वैल्यू NC/12 होता है. ठीक है, तो यहाँ पे N × C/12 का वैल्यू दिया हुआ है. एक केस में दिया हुआ है कितना, 240, और एक केस में कितना दिया हुआ है, एक केस में दिया हुआ है 320. ठीक है, M यहाँ पे N की जगह पे मैं M लिख देता हूँ. ये दिया हुआ है, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इफ ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रेवल ऑन दिस स्ट्रिंग एट 40 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज इट्स लेंथ. देखिए, तो ये इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, तो इसका मैक्सिमम फैक्टर क्या है ये देख लेंगे. मैक्सिमम फैक्टर ये देखिए, N जो है एक नंबर होगा और ये इसको कट करेगा, तो देख लेना है कि ये मैक्सिमम फैक्टर क्या हो सकता है. तो 240 का मैक्सिमम फैक्टर और 320 का कॉमन मैक्सिमम फैक्टर, तो एक तो हो जाएगा ये 80, और यहाँ पे ये 40 भी हो सकता है, लेकिन 80 बड़ा है, मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, तो ये 3 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, है ना. तो N का वैल्यू क्या हो गया 3, M का वैल्यू कितना हो गया 4, और C/12 का वैल्यू कितना हो गया 80. ठीक है, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये N का वैल्यू दिया हुआ है
240, n का वैल्यू क्या दिया हुआ है, n इंटू सी बाई 12 का वैल्यू दिया हुआ है 240, ठीक है। n प्लस 1 इंटू सी बाई 12 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 320। आप इसको डिवाइड करके n का वैल्यू निकाल ले तो n बाई n प्लस 1 का जो वैल्यू है ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4, तो ये आ जाएगा 4n इक्वल टू 3n प्लस 3, ठीक है। और n का वैल्यू आ जाएगा 3, n का वैल्यू 3 पुट कीजिएगा तो c बाई 12 का वैल्यू आ जाएगा 80 हर्ट्ज, ठीक है ना। आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे आपको मैक्सिमम फैक्टर जो यदि आप समझ पाएँ तो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। आगे के क्वेश्चन भी इस कॉन्सेप्ट पे आपको मिलेंगे, ठीक है। समझ रहे ना, जैसे ये होता 200, ये होता 300, तो क्या हो जाता फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट फैक्टर हो रहा है 2 और 3 से कट करेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 41 आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 42 से। देखिए 42 में क्या कहा जा रहा है, अ स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड वाइब्रेट इन रेजोनेट मोड विथ अ सेपरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर। ये रेजोनेट मोड में वाइब्रेट कर रहा है, सेपरेशन 2 सेंटीमीटर है बिटवीन द कंजिक्यूटिव नोड, दो कंजिक्यूटिव नोड के बीच में सेपरेशन 2 सेंटीमीटर है, और दो नोड के बीच में दो कंजिक्यूटिव नोड हो या दो कंजिक्यूटिव एंटी नोड हो, सेपरेशन जो होता है वो λ/2 के बराबर होता है, ठीक है। तो λ/2 का वैल्यू फर्स्ट केस में दे रहे हैं, मान लेते हैं इसको λ1 मान लेते हैं, तो λ1/2 का वैल्यू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो λ1 का वैल्यू हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ रहे हैं। और सेकेंड केस में कहा जा रहा है, ये मैं क्वेश्चन नंबर 42 सॉल्व कर रहा हूँ, ओके। और सेकेंड केस में कहा जा रहा है, फॉर द नेक्स्ट हायर रेजोनेट फ्रीक्वेंसी दिस सेपरेशन इज रिड्यूस टू 1.6 सेंटीमीटर, 1.6 सेंटीमीटर। तो λ2/2 का वैल्यू जो है वो 1.6 सेंटीमीटर है, तो λ2 का वैल्यू हो गया 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बात हो गई, ये फर्स्ट केस की बात है, ये सेकेंड केस की बात है। देखिए केस कुछ भी हो, फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू होता है वो mc/l होता है, mc/2l होता है ना, ठीक है। आप क्या कीजिए, c के जगह पे आप पुट कर सकते हैं ना ये लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी बाई 2l, ऐसा कुछ, तो फ्रीक्वेंसी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n लैम्डा का वैल्यू 2l के बराबर हो जाएगा। हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला एक्चुअली स्टूडेंट को मेमोराइज रखता है, इसलिए मैंने ऐसे यूज किया इसको। तो n लैम्डा का वैल्यू 2l के बराबर हो गया, ठीक है, ओके। तो यदि λ1 की बात की जाए तो n इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। और सेकेंड नेक्स्ट हायर के लिए मीन्स n प्लस 1 इंटू, अब लैम्डा का वैल्यू क्या है 3.2 दैट इज इक्वल टू 12 हो गया। अब इक्वेट कर दीजिए, n का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, तो 4n इक्वल टू आ गया 12 को इक्वेट कर दीजिए, 4n इक्वल टू आ गया 3.2n प्लस 3.2, ये इधर आ गया 0.8n इक्वल टू 3.2, n का वैल्यू आ गया 4। n का वैल्यू यदि 4 आ चुका है तो आपको l का वैल्यू यहाँ से बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 4 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 2l, l का वैल्यू आ गया 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 42 बन चुका आपका। 43 में चलते हैं और 43 को जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, तब तक आप क्वेश्चन पढ़िए जब तक मैं बोर्ड साफ करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में कहा जा रहा है, a 660 Hz tuning fork set up vibration in a string clamped at both end। दोनों एंड पे फिक्स है, वही वाली केस जो अभी हम लोगों ने पहले देखा है। और क्या कहा जा रहा है, द वेव स्पीड फॉर ट्रांसवर्स वेव इन दिस स्ट्रिंग इज 220 मीटर पर सेकेंड, 220 मीटर पर सेकेंड है। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दे रखे हैं 660 हर्ट्ज, ठीक है। एंड द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन 3 लूप, 3 लूप बना रहे हैं, 3 हार्मोनिक, 3 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। जब दोनों पॉइंट पे क्लैम्प्ड होता है स्ट्रिंग, तो हार्मोनिक का वैल्यू, मोड ऑफ वाइब्रेशन का वैल्यू बराबर होता है, ठीक है। और ये जो फ्रीक्वेंसी होता है वो mc/2l से मिल जाता है आपको। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लेंथ कितना है इस स्ट्रिंग का, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू mc/2l। फ्रीक्वेंसी ये क्वेश्चन नंबर 43 है, और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो होता है वो mc/2l के बराबर होता है। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना दिया है 660, एंड
सी का वैल्यू कितना दिया है 220 और एन का भी वैल्यू दिया हुआ है 3, आपको लेंथ बताना है। ये कैंसिल आउट हो गया पूरा, एल का वैल्यू हो गया 50 सेंटीमीटर, 1/2 मीटर 50 सेंटीमीटर, ये लेंथ हो गया। ठीक है, ये ए पार्ट का आंसर है। बात करते हैं अब बी पार्ट की। तो बी पार्ट में क्या कहा जा रहा है, इफ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल इज 0.5 सेंटीमीटर, राइट अ सुटेबल इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द मोशन। तो क्या होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बता दिया हुआ है। ठीक है, जो इक्वेशन होता है स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन हो जाता है 2a साइन kx cos ओमेगा t। ठीक है, मीन्स ये तब होता है व्हेन बोथ एंड आर क्लैम्प्ड। याद रखिएगा, जब दोनों एंड क्लैम्प्ड हो तो ये इक्वेशन फॉलो होता है। ठीक है, अब सारा वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग पुट करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2a का वैल्यू दिया हुआ है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे k है, k क्या है, एंगुलर वेव नंबर 2 पाई बाई लैम्डा। तो यहाँ पे जब आपको फ्रीक्वेंसी पता है, स्पीड पता है, तो लैम्डा निकल जाएगा। कितना निकलेगा लैम्डा, तो लैम्डा यदि आप निकालिएगा तो लैम्डा का वैल्यू आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया इंटू लैम्डा दैट विल बी इक्वल्स टू 220। तो लैम्डा का वैल्यू आ गया 220 बाई फ्रीक्वेंसी 660, तो ये आ गया 1/3। ठीक है, तो k का वैल्यू यदि आप लिखिएगा तो 2 पाई बाई लैम्डा, तो ये आ गया 6 पाई, ये मीटर में आ गया, ये पर मीटर आ गया। यदि सेंटीमीटर में आप लिखना चाहते हैं तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0.06 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा, पर सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, ओमेगा का वैल्यू कितना है 2 पाई एफ का वैल्यू 660, मतलब ये 1320 पाई, ये आ जाएगा। अब पुट कर दीजिए तो y का वैल्यू 0.5 साइन k के जगह पे 0.06 पाई पर सेंटीमीटर इंटू कॉस क्या आ जाएगा 1320 पाई, ये आ गया सीधा y का इक्वेशन। यही फाइनल है इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से 43 का बी पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ए और बी पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहा जा रहा है। 44 में कहा जा रहा है अ पार्टिकुलर गिटार वायर इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वाइब्रेट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 196 हर्ज व्हेन नो फिंगर इज प्लेस्ड ऑन इट। द हायर नोट ऑफ द स्केल इज 220 हर्ज, 247 हर्ज, 262 हर्ज, 294 हर्ज। हाउ फार फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग मस्ट द फिंगर बी प्लेस्ड टू प्ले दीज नोट्स। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है NC/2L, लेकिन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू C/2L हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या हो जाएगा C/2L। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये फर्स्ट केस में है, C स्पीड चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो F1 का वैल्यू जो है यहाँ पे 220 हर्ज हो गया, और जो पार्टिकुलर गिटार है जिसका 30 सेंटीमीटर लेंथ है 196 हर्ज है फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी जब आप 196 हर्ज लिखते हैं तो यहाँ पे C होगा, यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे L के जगह पे कितना यूज करेंगे 30 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में ही लेंथ रहने देते हैं। ठीक है, तो अब जब हम फ्रीक्वेंसी के जगह पे अब यदि यूज करेंगे 220 हर्ज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C/2L हो जाएगा, L का वैल्यू निकल जाएगा। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए 196/220 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा L/30, ये L/30 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आएगा।
है ना। तो यहाँ से आपको L का वैल्यू बहुत आसानी से मिल जाएगा। L का वैल्यू मिल जाएगा 196/220 × 30। और इसी तरीके से आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 44। आप इसमें पुट करके सॉल्व करते रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 में चलते हैं, ठीक है। तो 45 में देखिए क्या कहा जा रहा है। अ स्टील वायर फिक्स्ड एट बोथ एंड हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 220 हर्ट्ज। तो क्वेश्चन नंबर 45 की यदि बात की जाए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 में कहा जा रहा है कि अ स्टील वायर फिक्स्ड एट बोथ एंड, यहाँ पर भी दोनों एंड फिक्स्ड है, फिर से वही NC/2L वाला केस है, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है यहाँ पे 200 हर्ट्ज, ठीक है। अ पर्सन कैन हियर साउंड ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 14 किलो हर्ट्ज। व्हाट इज द हाईएस्ट हार्मोनिक दैट कैन बी प्लेड ऑन दिस स्ट्रिंग विच इज ऑडिबल टू द पर्सन। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू NC/2L होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है NC/2L, और C/2L जो है यही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। और ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दे रखे हैं, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो सुन सकता है ये 14 किलो हर्ट्ज है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 14 × 10⁻³ हर्ट्ज, दैट इज इक्वल टू N × C/2L, मतलब ये हो गया 200, ठीक है। तो N का वैल्यू जो आ गया यहाँ से 70 के बराबर आएगा, आ जाएगा ना 70 के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ मैक्सिमम हार्मोनिक जो ये सुन सकता है ये 70 के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 45 को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। 44 तो यहाँ पे मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 46 पे चलते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा जा रहा है। 3 रेजोनेट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रिंग आर 90, 150 एंड 210 हर्ज, 210 हर्ज है। फाइंड द हाईएस्ट पॉसिबल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ दिस स्ट्रिंग। सबसे बड़ा फैक्टर ढूंढिए, क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में 46 यदि आप समझे, ठीक है, तो कुछ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, 90 हर्ज दिया हुआ है, 150 हर्ज दिया हुआ है, ठीक है, और 210 हर्ज दिया हुआ है, ठीक है। 90 हर्ज, 150 हर्ज, 210 हर्ज, ये सब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन है ना। ये nth मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये mth हो गया, ये कुछ और हो गया। तो सबसे बड़ा फैक्टर इन तीनों का कौन होगा? देखिए 30 से देखिए 3 बार में, 5 बार में, ये 7 बार में कट रहा है, तो 30 इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल गया। तो बस फैक्टर ढूंढना है आपको, और ये क्वेश्चन देखने से ही बन जाता है इस तरह का क्वेश्चन। फैक्टर मैक्सिमम, सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा इसका? 30 होगा। तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा 30 हर्ट्ज हो गया, है ना। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम लोगों को मिल गया। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, विच हार्मोनिक ऑफ द फंडामेंटल आर गिवन फ्रीक्वेंसी। तो ये 3rd हार्मोनिक है, ये 5th हार्मोनिक है, ये 7th हार्मोनिक है, हो गया। इस तरीके से ये बन गया, कितना आसान है। इसके बाद क्या है, विच ओवरटोन आर दिस फ्रीक्वेंसी। तो ओवरटोन जो होता है ना, मोड ऑफ वाइब्रेशन -1 होता है, और इस केस में मोड ऑफ वाइब्रेशन हार्मोनिक बराबर ही है। तो ये 3rd मोड ऑफ वाइब्रेशन है, ये 5th मोड ऑफ वाइब्रेशन है, ये 7th मोड ऑफ वाइब्रेशन है। और ओवरटोन जो होता है, ओवरटोन इक्वल टू मोड ऑफ वाइब्रेशन -1 होता है। तो ओवरटोन क्या हो गया, ये 2nd ओवरटोन हो गया, ये 2nd ओवरटोन हो गया, ये 4th ओवरटोन हो गया, ये 6th ओवरटोन हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन बन गया। ओके, इफ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 80 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो आपको लेंथ दिया हुआ है, एल का वैल्यू दिया हुआ है, और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता है, NC/2L के बराबर होता है।
है ना। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, लेंथ दिया हुआ है, आप स्पीड का वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत आसानी से बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 46 सॉल्व हो चुका है। हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 47 पे।